नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल सृष्टि नर्सिंग एकेडमी की क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी समझते होंगे। आज फिर से लेके आए बेटा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली आने वाले एग्जाम के लिए, जैसे कि डीएमईआर, एचएसएससी, सीएचओ, एएसआईसी, डीएसएसबी और नॉरसेट के लिए भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला है। मेरे क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप लोग आंसर देने की कोशिश किए, ताकि आपका बेटा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आपको भी लगे कि हमें आंसर आते हैं। और अगर यहां पर गलती की तो बेटा आने वाले एग्जाम के अंदर आप गलती को न दोहरा पाएं, उससे पहले मेरा आंसर देने से पहले आप आंसर देने की कोशिश करें। तो अपन क्लास की शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इन एन अडल्ट एनिमा ट्यूब शुड बी इंसर्टेड इनसाइड द रेक्टम अप टू। जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा बेटा। ये क्वेश्चन पूछा गया है एनिमा के से रिलेटेड क्वेश्चन है। अडल्ट पर्सन है, अडल्ट पर्सन को एनिमा लगाना है। एनिमा लगाना तो उसको बेटा रेक्टम के अंदर कितना इंसर्ट करके चलेंगे, जो अपना कैथेटर वगैरह लेते हैं उसको कितना इंसर्ट करके चलना है। ऑप्शन ए है 1 to 2 इंच सर, ऑप्शन बी है बेटा 3 to 4 इंच सर, ऑप्शन 3 है बेटा 5 to 7 इंच और ऑप्शन 4 है अपना 7 to 8 इंच। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। अपन एक बार थोड़ा सा देख लेते बेटा एनीमा क्या होता है। अगर मैं बात कर चलूं सर एनीमा क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा बेटा एनीमा, एनीमा के अंदर मैं बात करके चलूं, हमेशा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले एनीमा होता है बेटा एक, अपन देख के चलते हैं। अगर मैं बात करके चलूं, अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम बेटा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के अंदर सर अपन किसका यूज करते हैं, एनीमा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, एनीमा का यूज करते हैं। और एनीमा के अंदर स्मॉल अमाउंट में लिक्विड फ्लूइड को कहां पर एडमिनिस्टर किया जाता है, लोअर इंटेस्टाइनल पार्ट के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है। और साथ के साथ अगर मैं बात करें चलूं किसके द्वारा, रेक्टम के द्वारा। हमेशा याद रखिए बेटा कौन कौन सी कंडीशन के अंदर कर सकते हैं सारे, हमेशा याद रखिए लोअर जो बाउल है, जो लोअर इंटेस्टाइनल पार्ट है उसको क्लीन करने के लिए, प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन से बेटा, डायग्नोसिस पर्पज से, थेरेप्यूटिक पर्पज से, न्यूट्रिशन देने के लिए अपन यूज कर सकते हैं। गैसियस डिस्टेंसर रिलीफ दिलाने के लिए और रिड्यूस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए भी अपन एनीमा का यूज कर सकते हैं। सर कितने प्रकार का होता है एनीमा, मोस्टली बेटा 2 टाइप का अपन एनीमा पढ़ के चलते हैं कि इवैक्यूएंट एनीमा एक होता है रिटेन्ड एनीमा। इवैक्यूएंट एनीमा के अंदर सर कौन कौन से आते हैं फटाफट अपन देख लेते हैं बेटा। एक तो आता है सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा, एक आता ऑयल एनीमा, एक आता कोल्ड एनीमा और बेटा एक आता मेडिकेटेड एनीमा। सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा के अंदर अपने आते हैं एनएस एनीमा और सोप एंड वाटर एनीमा। अगर मैं मेडिकेटेड एनीमा की बात करके चलो तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, सबसे पहले ऑयल एनीमा, एस्ट्रीजेंट एनीमा, प्रोगेटिव एनीमा, कार्मिनेटिव एनीमा, एंटी हेलमिंथिक एनीमा, 5 एनीमा पढ़ के चलते हैं मेडिकेटेड एनीमा के अंदर। अगर सर बात करके चले रिटेन्ड एनीमा, रिटेन्ड एनीमा के अगर मैं बात करके चलो बेटा, रिटेन्ड एनीमा के अंदर अपन 5 पढ़ के चलते हैं, स्टिमुलेंट एनीमा, न्यूट्रिटिव एनीमा, इमोलिएंट एनीमा, सेडेटिव एनीमा, एनेस्थेटिक एनीमा। अगर दोनों के अंदर डिफरेंस की मैं बात करें चलो सर दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा बेटा डिफरेंस क्या होंगे। सबसे पहले अगर इवैक्यूएंट के अंदर मैं बात करें चलो बेटा, फ्लूइड वॉल्यूम से रिलेटेड बात करें चलो, अडल्ट के अंदर 500 से 1000 ml बेटा, चाइल्ड के अंदर बेटा 250 से 500 ml और इन्फेंट के अंदर लेस देन 250 ml या 250 ml अपन यूज करके चलते हैं। नेक्स्ट वन आप ऐसा याद रखिएगा बेटा, रिटेन्ड एनीमा के अंदर 100 to 150 ml यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करें चलो बेटा, इसको केवल इवैक्यूएंट को केवल और केवल क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है और रिटेन्ड को बेटा अपन थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर इवैक्यूएंट की बात करें चलो बेटा, इवैक्यूएंट को केवल और केवल 10 से 15 मिनट तक होल्ड रखना है बेटा लोअर इंटेस्टाइन पार्ट के अंदर, एक्सेप्ट ऑयल एनीमा, केवल और केवल ऑयल एनीमा को छोड़कर। अगर रिटेन्ड की मैं बात करूं, रिटेन्ड एनीमा को बेटा 2 से 3 घंटे तक अपन रिटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन टेंपरेचर की अगर मैं बात करूं, इवैक्यूएंट एनीमा का जो टेंपरेचर होगा बेटा, अडल्ट के अंदर 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट और चाइल्ड के अंदर बेटा रहेगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। रिटेन्ड एनीमा का जो टेंपरेचर रहेगा, बॉडी टेंपरेचर रहेगा, एक्सेप्ट स्टिमुलेंट एनीमा, केवल और केवल स्टिमुलेंट एनीमा को छोड़कर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इवैक्यूएंट एनीमा को बेटा दिन के अंदर 1 से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। रिटेन्ड एनीमा को केवल और केवल 1 बार यूज कर सकते हैं, केवल और केवल न्यूट्रिटिव एनीमा को छोड़कर। अगर मैं बात करें चलो इवैक्यूएंट एनीमा की कैन की हाइट कितनी होती है सर, 18 इंच होती है, 45 सेंटीमीटर होती है। और रिटेन्ड एनीमा के एनीमा कैन की हाइट होती है बेटा 8 इंच 20 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट वन फटाफट अपन थोड़ा सा और डीप में जा लेते हैं बेटा, एनीमा के बारे में और पढ़ लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चन हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सोप एंड वाटर एनीमा, सोप एंड वाटर एनीमा का यूज बेटा अपन करते हैं क्लीन करने के लिए लोअर इंटेस्टाइनल पार्ट को और प्रिवेंट करने के लिए कॉन्स्टिपेशन। सोप बेटा इसके अंदर लेते हैं 50 ml, 50 ml और बेटा अपना क्या लेते हैं, अगर मैं बात करें चलो वाटर बेटा 1 लीटर लिया जाता है। अगर मैं एनएस एनीमा की बात करें चलो, एनएस एनीमा हमेशा याद रखिए बेटा, बिफोर एनी प्रोसीजर, बिफोर एनी सर्जरी और बिफोर एनी डायग्नोसिस अपन परफॉर्म करके चलते हैं, तो एनएस एनीमा का यूज करते हैं। जैसे कि सिजेरियन सेक्शन से पहले अपन बोल सकते हैं, हेमरोडेक्टोमी से पहले, सिग्मोइडोस्कोपी से पहले अपन किसका यूज करेंगे, एनएस एनीमा का। अगर कोल्ड एनीमा की मैं बात करें चलो बेटा, हमेशा याद रखिएगा कोल्ड एनीमा का यूज सर हाइपरथर्मिया के अंदर किया जाएगा।
जाएगा। और कोल्ड एनीमिया का टेंपरेचर होता है 65 टू 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सर इसके कारण कॉम्प्लिकेशन हो सकती है हाइपोथर्मिया। कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं बेटा मेडिकेटेड एनीमिया, जल्दी से जल्दी अगर मैं बात करूं मेडिकेटेड एनीमिया, सबसे पहले बेटा ऑयल एनीमिया। ऑयल एनीमिया का यूज बेटा स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर बेटा कैस्ट्रोल प्लस जैतून ऑयल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन पुर्गेटिव एनीमिया। पुर्गेटिव एनीमिया को 1 to 3 एनीमिया भी बोला जाता है। इसको बेटा इंक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अंदर बेटा ग्लिसरीन प्लस कैस्ट्रोल का यूज किया जाता है। इसके अंदर MgSO4 प्लस रेशो, MgSO4 रेशो, ग्लिसरीन रेशो वाटर 30 ml, 60 ml, 90 ml 1 2 3 यूज किया जाएगा बेटा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं चलो बेटा कार्मिनेटिव एनीमिया। कार्मिनेटिव एनीमिया को अपन हमेशा याद रखिएगा एंटीस्पाज्मोडिक एनीमिया भी बोलते हैं। और इसका यूज किया जाता है बेटा रिलीफ फ्रॉम गैसियस डिस्टेंशन, गैसियस डिस्टेंशन से रिलीफ दिलाने के लिए। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं चलो बेटा एस्ट्रिजेंट एनीमिया। एस्ट्रिजेंट एनीमिया का यूज किया जाता है रिड्यूस इन्फ्लेमेशन ऑफ लोअर बाउल। लोअर बाउल से बेटा इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए अपन यूज करते हैं कौन सा एनीमिया बेटा? एस्ट्रिजेंट एनीमिया। इसके अंदर अपन यूज करते हैं बेटा, अब हमेशा याद रखिएगा टर्मिक एसिड यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं, एलएम प्लस वाटर का यूज करते हैं। और लास्ट वन अपना बच गया बेटा एंटी हेलमिंथिक एनीमिया। एंटी हेलमिंथिक एनीमिया को हमेशा याद रखिएगा, एंटी हेलमिंथिक एनीमिया को बेटा अपन डिस्ट्रॉय करने के लिए ग्रोथ ऑफ पैरासाइट यूज करते हैं, सोल्ट प्लस वाटर का इसके अंदर यूज किया जाता है। फिर अगर मैं बात रिटेन एनीमिया के अंदर सबसे पहले स्टिमुलेंट एनीमिया, स्टिमुलेंट एनीमिया का यूज किया शॉक पेशेंट के अंदर यूज किया जाता है। साथ के साथ अगर मैं बात करके चलो टॉक्सिसिटी हो जाए ओपियोइड ड्रग्स की, किसकी बेटा? ओपियोइड ड्रग्स की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो अपन यूज करते हैं कौन से एनीमिया का? स्टिमुलेंट एनीमिया। इसके अंदर अपन यूज कर सकते हैं ब्लैक कॉफी का यूज कर सकते हैं, ब्रांडी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा न्यूट्रिटिव एनीमिया। न्यूट्रिटिव एनीमिया का बेटा हमेशा न्यूट्रिशन देने के लिए यूज किया जाता है और 4 to 6 टाइम्स अपन इसको दिन के अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करें चलो बेटा हमेशा याद रखिएगा जैसे कि हीमोफीलियक डिजीज कंडीशन होती है जिसको रॉयल्स डिजीज बोलते हैं या ब्लीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं, उसके अंदर अपन न्यूट्रिटिव एनीमिया का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बेटा इमोलिएंट एनीमिया। इमोलिएंट एनीमिया का यूज अपन करते हैं बेटा जो लोअर इंटेस्टाइन है इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को सॉफ्ट करने के लिए इसके अंदर अपन यूज कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा अपन यूज कर सकते हैं ओपियम प्लस स्टार्च। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलो बेटा सेडेटिव एनीमिया। सेडेटिव एनीमिया का यूज करते हैं सेडेशन देने के लिए, पोटासियम ब्रोमाइड आएगा। नेक्स्ट वन बेटा अगर मैं बात करूं एनेस्थेटिक एनीमिया। एनेस्थेटिक एनीमिया का हमेशा यूज किया जाता है बेटा क्या करने के लिए? एनेस्थेसिया देने के लिए और इसके अंदर अपन यूज करते हैं बेटा एवर्टिन। नेक्स्ट वन डायग्नोस्टिक के लिए बेटा अपन डायग्नोस्टिक एनीमिया यूज करते हैं जिसके अंदर बेरियम सल्फेट का यूज किया जाता है। आर्टिकल्स के अंदर मैं बात करें चलो बेटा आर्टिकल्स के अंदर अपन रेक्टल कैथेटर लेंगे। रेक्टल कैथेटर बेटा अडल्ट के अंदर 22 से 30 फ्रेंच का होगा बेटा, चाइल्ड के अंदर 14 से 18 फ्रेंच का होगा, बच्चे के अंदर जो सॉरी इन्फेंट होगा इन्फेंट के अंदर 12 फ्रेंच का होगा। हमेशा याद रखिएगा एनीमिया के अंदर बेटा मोस्ट प्रेफर्ड पोजीशन होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है सिम्स लेटरल को और सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है लेफ्ट लेटरल पोजीशन को। इंसर्शन से रिलेटेड में बात करें चलो हमेशा याद रखिएगा बेटा इन्फेंट के अंदर 1 to 1.5 इंच सर, चाइल्ड के अंदर बेटा 2 to 3 इंच और बेटा अडल्ट के अंदर 3 to 4 इंच। मैंने पूरा का पूरा एनीमिया आप लोगों के सामने दर्शाने की कोशिश की है। तो अपना क्वेश्चन क्या था बेटा? क्वेश्चन पूछा गया अडल्ट पर्सन के अंदर एनीमिया ट्यूब है उसको कितना इंसर्ट करके चलेंगे, तो अपना राइट आंसर जाना चाहिए। मैंने अभी बताया अडल्ट पर्सन के अंदर 3 to 4 इंच, अडल्ट पर्सन के अंदर बेटा 3 to 4 इंच। ऑप्शन 2 अपना क्या जाएगा? राइट जाएगा। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है व्हिच टाइप ऑफ एनीमिया इज यूज्ड टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम फॉर द क्लाइंट हु सफर्स गैसियस डिस्टेंशन। अभी पूरा एनीमिया समझाने की कोशिश की बेटा, जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कौन से प्रकार का एनीमिया यूज किया जाएगा अगर पेशेंट सफर कर रहा है गैसियस डिस्टेंशन से? ऑप्शन ए बेटा सोप एंड वाटर एनीमिया, क्या? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी बेटा रिटेंशन एनीमिया, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी मेडिकेटेड एनीमिया, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन 4 बेटा कार्मिनेटिव एनीमिया। हमेशा याद रखिएगा मैंने अभी बात की बेटा कार्मिनेटिव एनीमिया का यूज किया जाता है गैसियस डिस्टेंशन से रिलीफ दिलाने के लिए, तो अपना 4th ऑप्शन क्या जाएगा? राइट जाएगा सर। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते बेटा फिल इन द ब्लैंक्स इज कॉल्ड एंटीस्पाज्मोडिक एनीमिया। अभी बात की थी बेटा जो अपना कार्मिनेटिव एनीमिया होता है, कार्मिनेटिव एनीमिया को ही क्या बोलते हैं? एंटीस्पाज्मोडिक एनीमिया बोला जाता है। तो मेरे बेटा अगर आप लोगों ने ध्यान से समझा होगा तो हर क्वेश्चन एनीमिया का आपका सोल्व हो जाएगा। ऑप्शन 3 क्या जाएगा? राइट जाएगा। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट कंप्लेंट अबाउट एब्डोमिनल क्रैम्प ड्यूरिंग गिविंग एनीमिया नर्स शुड डू इमीडिएटली। अगर कोई पेशेंट बेटा कंप्लेंट कर रहा है कि उसको एब्डोमिनल क्रैम्प सारे मरोड़े आ रहे हैं ड्यूरिंग दैट टाइम एनीमिया, जब अपन उसको क्या दे रहे हैं? एनीमिया दे रहे हैं, तो नर्स का इमीडिएट एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए बेटा स्टॉप एनीमिया गिवन, एनीमिया देना बंद कर देगी क्या? ऑप्शन 2 बेटा क्लैम्प द ट्यूब टिल पेन सबसाइड, क्लैम्प कर देगी ट्यूब को कब तक? जब तक पेन सबसाइड नहीं होता। ऑप्शन सी है बेटा थर्ड है स्लो द रेट ऑफ एनीमिया, एनीमिया की जो रेट है बेटा उसको स्लो कर देगी। ऑप्शन बी है ऑप्शन 4 था बेटा कॉल द फिजिशियन। जल्दी से जल्दी राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा बेटा, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। पेशेंट क्या कर रहा है? एब्डोमिनल क्रैम्प की कंप्लेंट कर रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा बेटा क्लैम्प करेंगे। क्या करेंगे बेटा? क्लैम्प करेंगे ट्यूब को जब तक पेन सबसाइड नहीं होता। जैसे ही पेन सबसाइड हो जाएगा दोबारा से अपन क्या कर देंगे? एनीमिया स्टार्ट कर देंगे। तो अपना राइट आंसर क्या जाना चाहिए बेटा? ऑप्शन सेकंड अपना क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा सर। नेक्स्ट वन बेटा बहुत से बच्चों ने सोचा होगा ऑप्शन ए जाएगा बेटा स्टॉप नहीं करना, अपने को क्या करना है? क्लैम्प करना है। और क्लैम्प करना है बेटा
जैसे ही पेन सबसाइड हो जाएगा दोबारा से स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, वेरी गुड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड शुड बी स्टोर्ड एट विच टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर के ऊपर ब्लड को स्टोर किया जाता है। ऑप्शन ए है 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन 3 बेटा एट रूम टेम्परेचर, ऑप्शन 4 है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बेटा अगर मैं फटाफट बात करें चलूं, एक अपना आरबीसी होता है, क्या होता है सर, आरबीसी होता है। आरबीसी को हमेशा 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर या 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रखा जाता है। नेक्स्ट वन पर मैं बात करूं बेटा डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को भी सर 2 to 6 डिग्री पर हमेशा याद रखिए बेटा। प्लेटलेट्स किसको बेटा, प्लेटलेट्स को हमेशा रूम टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है। कौन से टेम्परेचर के ऊपर सर, रूम टेम्परेचर 22 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्यूरेट अपन बात करें चल बेटा 24 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रखा जाता है। अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं चलो बेटा, प्लाज्मा को माइनस डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रखा जाता है। जितना ज्यादा माइनस डिग्री टेंपरेचर के अंदर रखेंगे उतना ज्यादा लाइफ स्पैन क्या होगा, बढ़ेगा। अपन प्लाज्मा को उतने ज्यादा लंबे टाइम तक अपन यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करें चलो बेटा, इसके अंदर पूछा है ब्लड शुड बी स्टोर्ड एट विच टेंपरेचर, तो अपना ब्लड कौन से टेंपरेचर पे रहेगा, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, एट 2 to 6 डिग्री। क्या जाएगा बेटा, एट 2 to 6 डिग्री, अपना ऑप्शन ए क्या जाएगा, राइट जाएगा। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है, बिफोर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ए नर्स मस्ट नोट द डेट टाइम ऑफ कलेक्शन एंड मस्ट बी अवेयर दैट पैक्ड आरबीसी कैन बी स्टोर्ड अप टू। देखिएगा बेटा आरबीसी के बारे में पूछा है, जल्दी से जल्दी मैं पूरा का पूरा आरबीसी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूं। आरबीसी क्या होती है सर, रेड ब्लड सेल होती है। अगर मैं बात करें इसको बेटा इरेथ्रोसाइट बोला जाता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो इरेथ्रोसाइटोपिनिया बोला जाता है। लाइफ स्पैन अडल्ट के अंदर 120 डेज होता है, चाइल्ड के अंदर बोल के चले 80 to 90 डेज होता है। अगर प्रीटर्म बेबी की मैं बात करूं चलो बेटा 35 to 50 डेज होता है। अगर वोस्ट आरबीसी की मैं बात करें चलो बेटा हमेशा याद रखिएगा 28 डेज होता है। अगर मैं बात करें चलो बेटा ब्लड बैंक के अंदर लाइफ स्पैन होता है 35 to 42 डेज। अगर मैं बात करें चलो फटाफट बेटा इसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं, जैसे कि एंटीकोगुलेंट्स वगैरह यूज किए जाते हैं, एसिडी एसिड सिट्रेट फॉस्फेट सीपीडी सीटेड फॉस्फेट डेक्सट्रोल और डेक्सट्रोल सेलिन एडेमाइन यूज किया जाता है। हमेशा आरबीसी को बेटा 2 to 4 आवर्स के अंदर ट्रांसफ्यूज करना चाहिए। 2 आवर्स से पहले कर देंगे तो बेटा सर्कुलेटरी ओवरलोड या कार्डियक ओवरलोड देखने को मिल सकता है। अगर 4 आवर्स से ज्यादा में इसको करेंगे तो बेटा सेप्टिसीमिया देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके अंदर डेक्सट्रोज प्रेजेंट होगा। डेक्सट्रोज प्रेजेंट होगा तो बैक्टीरिया क्या कर जाएंगे, माइक्रोजन वगैरह है बेटा ग्रोथ कर जाएंगे, और जिसके कारण क्या देखने को मिल सकता है सर, सेप्टिसीमिया देखने को मिल सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा। और इंडिकेशन की मैं बात करूं चलो आरबीसी को हमेशा बेटा एनीमिया की कंडीशन के अंदर सर या हिमेटोक्रेट का लेवल लो हो जाए, कितने से कम हो जाए सर, लेस देन 30% से अगर हिमेटोक्रेट का लेवल कम है तो बेटा अपन क्या करेंगे, आरबीसी का ट्रांसफ्यूजन करके चलते हैं। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करें चलो बेटा इससे आगे अगर मैं बात करके चलूं तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, अगर अपन 1 यूनिट आरबीसी देंगे, 1 यूनिट आरबीसी के अंदर बेटा 250 ml अमाउंट होती है। अगर 1 यूनिट है अगर आरबीसी देंगे तो हमेशा याद रखिएगा 1 ग्राम एचबी बढ़ेगा और 2 to 3% हिमेटोक्रेट लेवल बढ़ेगा। और हमेशा याद रखिए पॉजिटिव आउटकम कम देखने को मिलेगा बेटा। पॉजिटिव आउटकम हमेशा देखिएगा आरबीसी ट्रांसफ्यूजन करने के 4 to 6 आवर के बाद अगर अपन सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसके अंदर एचबी का लेवल चेक करते हैं या हिमेटोक्रेट का लेवल चेक करते हैं तो आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और बेटा आरबीसी को हमेशा याद रखिएगा, अपन बोल सकते हैं बेटा ओल्ड आरबीसी को कभी भी ट्रांसफ्यूज नहीं करना चाहिए। जब वो नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर पर हो जाए तब उसको ट्रांसफ्यूज करना चाहिए, और उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं ब्लड वार्मर। तो अपना राइट आंसर क्या जाना चाहिए, मैंने बोला बेटा इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 35 to 42 डेज, और अपने ऑप्शन के अंदर है ऑप्शन ए 25 डेज, ऑप्शन बी है 20 डेज, ऑप्शन 3 है बेटा 35 डेज और ऑप्शन 4 है 45 डेज। तो अपना राइट आंसर जाएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा इसके अंदर 45 दे रखा है, 42 नहीं है, ज्यादा है, ज्यादा नहीं रख सकते अपन। 35 बोला या मैंने नहीं बोला, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, 35 जाएगा। ऑप्शन 3 अपना क्या जाएगा बेटा, राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है When administering blood to patient, it is important to। देखिएगा बेटा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब अपन कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर, तब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है एडमिनिस्टर ईच यूनिट विद इन 6 आवर पीरियड, प्रत्येक यूनिट को 6 घंटे के अंदर ही क्या करना चाहिए, एडमिनिस्टर करना चाहिए। ऑप्शन बी है यूज ए वॉल्यूम कंट्रोल इन्फ्यूजन पंप टू एडमिनिस्टर द ब्लड, एक वॉल्यूम कंट्रोल इन्फ्यूजन पंप को हमेशा यूज करना चाहिए एडमिनिस्टर करते टाइम ब्लड को। ऑप्शन सी है रन द ब्लड एट ए स्लोअर रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 to 10 मिनट से रन स्लो क्या करना चाहिए, पहले जो 5 से 10 मिनट होंगे उनके अंदर स्लो इन्फ्यूजन करना चाहिए, एडमिनिस्टर करना चाहिए। ऑप्शन बी है बेटा ऑप्शन 4 है ड्रा ब्लड सैंपल फ्रॉम द पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर ईच यूनिट इज ट्रांसफ्यूज्ड, अपने को क्या करना चाहिए, जैसे ही अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपना कंप्लीट होता है प्रत्येक यूनिट के बाद अपने को क्या करना चाहिए, ब्लड सैंपल को निकालना चाहिए, ब्लड सैंपल को ड्रॉ करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या जाना चाहिए बेटा, राइट आंसर क्या जाना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा बेटा किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन को एसेस करने के लिए
एक्सेस करने के लिए अपने को बेटा क्या करना है, फर्स्ट जो 15 मिनट होंगी उसके अंदर स्लो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके चलते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा सर, ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन 3 क्या जाएगा, अपना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट वन बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 4 आवर टू प्रिवेंट फ्रॉम, अभी बात की बेटा आरबीसी थी, आरबीसी के अंदर डेक्स्ट्रोज होता है तो सर क्या हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया ग्रोथ हो सकते हैं और क्या कर सकता है, सेप्टिसीमिया कर सकता है। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 4 आवर टू प्रिवेंट, किससे प्रिवेंट करने के लिए, ऑप्शन ए हेमोलाइटिक रिएक्शन के बेटा, ऑप्शन बी है प्रिवेंट फ्लूइड ओवरलोड, ऑप्शन 3 है बेटा प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ और ऑप्शन डी है प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर रहेगा बेटा अपना ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 क्या रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते बेटा। वेरी गुड, कितना अच्छा काम बेटा, कितना अच्छा क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए। अभी किसी बच्चे ने अगर नॉर्सेट का एग्जाम दिया हो तो बेटा जो शिफ्ट सेकंड के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन घूमे थे जीसीएस के, ए स्कोर ऑफ 3 इन ग्लासगो गोमा स्केल इंडिकेट, अगर बेटा 3 स्कोर आ रहा है ग्लासगो गोमा स्केल के अंदर तो किसको इंडिकेट करेगा, ऑप्शन ए है डीप कोमा को सर, ऑप्शन बी है लिथार्जी को सर, ऑप्शन 3 है बेटा फुल रिस्पॉन्सिव पर्सन को सर, ऑप्शन 4 है म्यूटिज्म को। जल्दी से जल्दी राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा बेटा फटाफट अपन जीसीएस के बारे में बात कर लेते हैं। सर जीसीएस क्या होता है, ग्लासगो गोमा स्केल होता है बेटा। अगर मैं बात करूं चलो सबसे पहले सर इसको कब दिया गया था, 1974 के अंदर पहली बार यूज किया गया बेटा। किसके द्वारा किया गया सर, हमेशा याद रखिएगा किसके द्वारा, ग्राम टोस्डल एंड ब्रियन जेनेट के द्वारा इसको यूज किया गया बेटा। इसके अंदर अगर मैं बात करूं चलो बेटा, अगर अपन बात करें चले अल्टर्ड लेवल या अपन बोल सकते हैं न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को एसेस करने के लिए या कॉन्शियस लेवल को एसेस करने के लिए अपन जीसीएस का यूज करते हैं। इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं बेटा, ईवीएम आई रिस्पांस, वर्बल रिस्पांस और मोटर रिस्पांस को अपन एसेस करके चलते हैं। इसके अंदर बेटा मिनिमम स्कोर होता है 3 और मैक्सिमम स्कोर होता है 15। अगर क्लाइंट के अंदर बेटा 8 या 8 से कम अगर जीसीएस आ रहा है तो इंडिकेट करेगा बंदा किसके अंदर जा रहा है, कोमा के अंदर जा रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा जो आई रिस्पांस होता है, आई रिस्पांस के अंदर स्कोर होता है 1 to 4 और वर्बल के अंदर होता है 1 to 5 और अपना बेटा मोटार के अंदर होता है 1 to 6। तो टोटल जोड़ेंगे तो 3 to 15 आएगा। अगर मैं बात करूं चलो फटाफट, अगर मैं बात करें चलो आपको समझाने की कोशिश करूं बेटा, आई रिस्पांस के अंदर अगर बंदा स्पॉन्टेनियसली आई रिस्पांस कर रहा है, आई को ओपन कर रहा है स्पॉन्टेनियसली अपनी खुद से रिस्पांस दे रहा है तो नंबर देंगे 4। अगर बेटा रिस्पांस अगेंस्ट साउंड के अगेंस्ट रिस्पांस दे रहा है तो 3 देंगे। अगर बेटा रिस्पांस अगेंस्ट पेनफुल स्टिमुलाई तो 2 देंगे और बेटा नो रिस्पांस कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा तो 1 देंगे। अगर मैं वर्बल की बात करें चलो बेटा, वर्बल रिस्पांस हमेशा याद रखिएगा। अगर बेटा वर्बल रिस्पांस के अंदर मैं बात करके चलो बेटा फुल्ली ओरिएंटेड है तो सर 5 देंगे। अगर मैं बात करें चलो बेटा कंफ्यूजन में तो 4 देंगे। इन एप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज करा तो बेटा 3 देंगे। इनकॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स का यूज करा तो बेटा 2 देंगे और नो रिस्पांस कोई भी रिस्पांस नहीं देगा तो 1 देंगे। अगर लास्ट वन में बात करें चलो वर्बल रिस्पांस की, वर्बल रिस्पांस के अंदर हमेशा याद, सॉरी वर्बल हो गया अपना, मोटा रिस्पांस की मैं बात करें चलो बेटा, मोटा रिस्पांस के अंदर हमेशा याद रखिएगा अगर आपकी कमांड को ओबेज कर रहा है, आपकी जो कमांड दी उसका पालन कर रहा है तो बेटा नंबर देंगे 6। अगर लोकलाइज्ड पेन देने के बाद मूवमेंट कर रहा है तो नंबर देंगे 5। अगर बेटा फ्लेक्शन कर रहा है, नॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है, हमेशा याद रखिएगा नॉर्मल फ्लेक्शन के अंदर बेटा शोल्डर से ऊपर हाथ नहीं जाएगा तो नंबर देंगे 4। अगर डी कोर्टिकेट है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है तो 3। अगर डी सेरिब्रेट है, एबनॉर्मल एक्सटेंशन कर रहा है तो 2 और नो रिस्पांस दे रहा है तो 1। मैंने पूरा का पूरा जीसीएस आप लोगों के सामने समझाने की कोशिश की है तो जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी जीसीएस का स्कोर बेटा 3 आ रहा है, 3 से कम 3 है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, सबसे कम 3 है बेटा, 3 ही सबसे कम होता है तो अपन बोलेंगे बंदा डीप कोमा के अंदर है। सर किसके अंदर बेटा, डीप कोमा के अंदर है। मैंने बताया 8 से कम या 8 पे भी होगा तब भी बोल सकते बंदा किसके अंदर जा रहा है, कोमा के अंदर। यहां पर बोला 3 है तो डीप कोमा के अंदर है। ऑप्शन फर्स्ट अपना क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा। और नेक्स्ट वन बेटा, द मिनिमम स्कोर पॉसिबल ऑन द ग्लासगो गोमा स्केल, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मिनिमम स्कोर कितना पॉसिबल हो सकता है ग्लासगो गोमा स्केल के अंदर, ऑप्शन ए है 1 हो सकता है क्या, ऑप्शन 2 है 2 हो सकता है क्या, ऑप्शन 3 है 3 हो सकता है क्या, ऑप्शन 4 है बेटा 5 हो सकता है क्या। जल्दी से जल्दी राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अपना राइट आंसर जाएगा बेटा, अपना राइट आंसर जाएगा सर ग्लासगो गोमा स्केल के अंदर अभी बताया बेटा कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 15 हो सकता है तो अपना ऑप्शन 3 क्या जाएगा, राइट जाएगा। नेक्स्ट वन बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करके चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाइल असेसिंग द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ ए पेशेंट यूजिंग ग्लासगो गोमा स्केल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर रिप्रेजेंट द बेस्ट मोटर रिस्पांस फ्रॉम द पेशेंट। क्वेश्चन पूछा बेटा अगर किसी क्लाइंट का अपन जीसीएस चेक कर रहे हैं और जीसीएस चेक कर रहे हैं तो उसके अंदर बेस्ट मोटार रिस्पांस बेस्ट है तो अपन कितना स्कोर दे सकते हैं, कितना स्केल के अंदर कितना स्कोर सबसे ज्यादा होगा। मैंने बोला ओबेज कमांड, अगर आपकी कमांड को ओबेज कर रहा है तो अपन नंबर देते हैं 6। तो अपना राइट आंसर क्या जाना चाहिए, ऑप्शन है 3, ऑप्शन 2 है बेटा 5, ऑप्शन 3 है 6, ऑप्शन 4 है 4। तो राइट आंसर अपना क्या जाएगा बेटा, अपना राइट आंसर जाएगा, हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन 3 अपना क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा सर 6। क्या देंगे
चलेंगे बेटा 6 स्कोर देके चलेंगे। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ अपन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ ग्लासगो गोमा स्केल। जल्दी से जल्दी बताइएगा। मैंने अभी अभी आपके सामने बताया बेटा कौन कौन से कंपोनेंट या पैरामीटर होते हैं ग्लासगो गोमा स्केल के अंदर। ऑप्शन ए आई ओपनिंग, ऑप्शन 2 बेटा पिपुलर रिस्पांस, ऑप्शन 3 है वर्बल रिस्पांस और ऑप्शन डी है मोटार रिस्पांस। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। ईवीएम के नाम से याद रखना, ईवीएम आई रिस्पांस, वर्बल रिस्पांस और मोटार रिस्पांस होते हैं सारे। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा सर? पिपुलरी रिस्पांस इसके अंदर है, बिल्कुल भी ऐड नहीं होता, कोई भी पैरामीटर नहीं होता किसका बेटा? जीसीएच का। तो ऑप्शन बी अपना क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा सर। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते बेटा। इन केस ऑफ एक्सीडेंट व्हाट वुड यू फर्स्ट एग्जामिन। अगर आपको कोई एक्सीडेंट वाला केस देखने को मिलता है तो आप सबसे पहले क्या एग्जामिन करोगे? क्या एग्जामिन करोगे बेटा? ऑप्शन ए पेटेंट एयरवे को ओपन करोगे, ऑप्शन बी हेमरेज को चेक करोगे, ऑप्शन सी फ्रैक्चर को चेक करोगे, या बेटा ऑप्शन 4 है बेटा पॉसिबल हेड इंजरी। आप उन हेड इंजरी को देखोगे कि हेड इंजरी हो सकती है। जल्दी से जल्दी राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बेटा। अपना राइट आंसर जाएगा सर आप उन पेटेंट एयरवे को क्या करेंगे? ओपन करेंगे, पेटेंट रखेंगे। ऑप्शन ए अपना क्या जाएगा बेटा? बिल्कुल राइट आंसर जाएगा सर। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन रुक करते हैं। You would use following method of artificial respiration। अगर आप यूज कर रहे हैं बेटा रेस्पिरेशन का आर्टिफिशियल मेथड यूज कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे? माउथ टू माउथ ब्रीथ यूज करोगे, प्रोन प्रेशर यूज करोगे, बैक प्रेशर यूज करोगे, या माउथ टू नोज करोगे? जल्दी से जल्दी राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा मैं फटाफट आपको बता देता हूं बेटा। अगर मैं बात करके चलूं अपन इंस्पायर्ड एयर, जैसे कि अपन इंस्पायर्ड जो बाहर वाली एयर है उसको इंस्पायर्ड करते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को इंस्पायर्ड करते हैं तो उसके अंदर O2 बेटा अपन लेते हैं 21% है, CO2 लेते हैं 0.04% है और N2O लेते हैं बेटा अगर मैं बात करके चलूं सर 78% है। अगर बात करके बेटा एक्सपायर्ड एयर जब हम बाहर निकालेंगे तो उसके अंदर बेटा O2 आएगी 16% है, अपना CO2 आएगा 4% है और अपना नाइट्रोजन आएगा 74%। सर 4% जो नाइट्रोजन होता है वो अमाइनो एसिड सिंथेसिस के लिए बेटा यूज कर लिया जाता है। और हमेशा याद रखेगा अपन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए कौन से मेथड को यूज करेंगे? तो माउथ टू माउथ को यूज करके चलते हैं। माउथ टू माउथ के अंदर बेटा जो ऑक्सीजन जाएगी कितनी जाएगी? हमेशा याद रखेगा 16% ऑक्सीजन जाती है। कितनी चीज जाती है? 16% है। आज की क्लास को बेटा अपन यहीं पर विराम लगाते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको क्लास पसंद आए तो बेटा लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी से जल्दी बेटा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा। अपन जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आने का मौका मिलेगा, फिर हम डेली आपकी ऑनलाइन क्लास लेंगे। धन्यवाद बेटा।